वो टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान या इसे अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता या सर सैयद की जो डिवोशन थी उनको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, या उनके जो एफ़र्ट्स थी पाकिस्तान के लिए या टू नेशंस थ्योरी के हवाले से बात की जाए तो कोई भी उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में बयान करेंगे। इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम लेंगे सर सैयद के ऊपर, जो बात करेंगे हम कि सर सैयद की लाइफ कैसी गुजरी। तो जो इसका सबसे पहला टॉपिक है वो है सर सैयद के हवाले से। तो सर सैयद के बारे में सबसे पहले बताते चलें कि सर सैयद जो है वो दिल्ली में पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के अंदर सर सैयद एक ऊंचे घराने में पैदा हुए। इनकी फैमिली जो थी वो एक सैयद ख़ानदान था। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इन्होंने जो बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो अपने नाना के यहाँ से हासिल की। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, पर्शियन पढ़ी, कुरान पढ़ा। जो उस टाइम के यानी कि मुरव्वजा उलूम थे वो सारे के सारे सर सैयद ने हासिल किए। और उसके बाद जो है सर सैयद की अगर सर्विसेज का बात की जाए तो सर सैयद ने सबसे पहले 1837 के अंदर जो है एज ए जूनियर क्लर्क जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद वो तरक्की करते गए और 1846 में तकरीबन वो चीफ़ जज बने। तो इस तरह से इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर इनकी ट्रांसफ़र्स भी होती रही। इन्होंने मुसलमानों की मुख्तलिफ़ हालत भी देखी कि मुसलमान कैसे प्रोग्रेस कर रहे थे। जब इनकी जो ट्रांसफ़र थी वो बजनौर के अंदर थी तो उस टाइम पे द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। तो इन्होंने अपनी आँखों से वो सारे के सारे मराहिल देखे थे, वो सारे के सारे अवामिल जो थे देखे थे कि किस वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई और मुसलमानों के ऊपर क्यों इसका बहुत ज़्यादा है इनकी सर्विसेज को जो इन्होंने मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर सर अंजाम दी। उसमें सबसे पहली अगर बात की जाए सर सैयद की सर्विसेज की तो सर सैयद की तालीमी इस्लाहात की हम बात करते हैं। जो इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी जो इन्होंने एजुकेशन के अंदर लाई ताकि मुसलमान दोबारा से जो है वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और मुसलमान दोबारा से हिंदुस्तान के साथ मिल के आगे बढ़ सके या अंग्रेज़ हुकूमत के साथ मिल के आगे बढ़ सके। क्योंकि इनका जो सबसे मेन फोकस था वो यही था कि मुसलमानों को अब क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई मुसलमानों के ऊपर, तो इसलिए इनका दोबारा फोकस यही था कि ये एजुकेशन के थ्रू जो है मुसलमानों को रिफॉर्म कर सकें। तो इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले सर सैयद की जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होती रही वहाँ वहाँ इन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों के लिए एक काम कर सकें या जितना ये काम कर सकते हैं वो कर सकें। तो सबसे पहले जो इनकी पोस्टिंग थी वो मुरादाबाद के अंदर थी। तो मुरादाबाद के अंदर 1859 के अंदर 1859 में इन्होंने एक स्कूल कायम किया और वो स्कूल जो था वो इंग्लिश और पर्शियन एजुकेशन दिया करता था, जिसका यानी बेसिक मकसद पर्शियन एजुकेशन तो पहले से दी जा रही थी लेकिन इंग्लिश एजुकेशन का वहाँ पे आगाज़ किया मुसलमानों के लिए। इसके बाद जो इनकी अगली ट्रांसफ़र थी वो गाज़ीपुर के अंदर थी। तो गाज़ीपुर के अंदर 1863 में 1863 के अंदर इन्होंने एक और स्कूल कायम किया गाज़ीपुर के अंदर और वहाँ पर भी मुसलमानों को इंग्लिश एजुकेशन से रोशनास करवाया। इसके बाद अगर बात की जाए साइंटिफिक सोसाइटी की 1863 के ही अंदर यानी 1863 के ही अंदर गाज़ीपुर के अंदर उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और इस साइंटिफिक सोसाइटी का जो सबसे मेन कॉज था, जो पर्पस था वो यही था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है या जो इंग्लिश बुक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू के अंदर और मुसलमानों तक वो सारे का सारा इल्म पहुँचाया जाए ताकि मुसलमान लैंग्वेज के बैरियर की वजह से पीछे ना रहें बल्कि वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके उसे पढ़ सकें और तरक्की कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद के नाम से इन्होंने 1 अप्रैल 1869 को जो है एक इन्होंने इदारा कायम किया। 1869 या आप 70 में से कह लें क्योंकि ये जब सर सैयद जो है वो 2 साल के लिए अपने बेटे के साथ इंग्लैंड गए तो वहाँ पे उन्होंने उनकी एजुकेशन सिस्टम का जो है बहुत ही कीनली जो है ऑब्ज़र्व किया उस एजुकेशन सिस्टम को। वहाँ पे कैम्ब्रिज में गए, ऑक्सफोर्ड में गए, उनका पैटर्न देखा, उनकी मेथडोलॉजी देखी, उनकी टीचिंग स्टाइल्स देखे और उन्होंने कोशिश की कि वापस आके वो वैसा ही टीचिंग स्टाइल या वैसे ही टीचर्स यहाँ पे तैयार कर सकें, वैसा ही एजुकेशन सेटअप यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर तैयार कर सके ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि सर सैयद का यही मानना था अगर मुसलमानों को दोबारा उनके पाँव के ऊपर खड़ा होना है तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एजुकेशन और वो भी इंग्लिश एजुकेशन। क्योंकि अगर अंग्रेज़ों के साथ मिल के चलना है, दोबारा से अपनी पोजीशंस बहाल करवानी है तो उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर सैयद की तमाम जो मैक्सिमम कोशिशें थी वो इंग्लिश एजुकेशन की तरफ
ही रहीं। तो उन्होंने ये अंजुमन तरक्की मुसलमाना ने हिंद के नाम से एक सोसाइटी भी कायम की ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ इनकरेज किया जा सके। इसके बाद बात की जाए इनकी अगर स्कूल की, जो बाद में कॉलेज भी बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल। इसके नाम से ही जैसे वाज़ेह है, एंग्लो ओरिएंटल। एंग्लो का मतलब ये है कि इंग्लिश भी था ये, और ओरिएंटल का मतलब ये है कि ये ईस्टर्न एजुकेशन भी देता था। तो ये इन्होंने एक स्कूल कायम किया जो कि 1875 के अंदर कायम किया गया, और इसका भी मकसद यही था कि मशरकी और मगरबी उलूम को मिक्स करके मुसलमानों को दिया जाए ताकि वो अपने मज़हब से भी जुड़े रहें और जदीद तालीम को भी हासिल करें ताकि वो आगे मुकाबला कर सकें। तो यही जो स्कूल जिन्होंने स्टार्ट किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था, यही 2 साल बाद 1877 के अंदर जो है ये कॉलेज बना, और उसके बाद कॉलेज के बाद जो है ये 1920 में एक यूनिवर्सिटी बन गया, एक बहुत शानदार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बना जो आज भी मौजूद है। तो क्योंकि इस हवाले से अगर यहाँ टॉपिक डिस्कस करता चलूँ कि लॉर्ड लिटन जो था उन्होंने इस टाइम पे सर सैयद का जो कॉलेज था उसका इफ्तिताह किया, इसलिए उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और उन्होंने मुसलसल कोशिश की कि मुसलमानों को एजुकेशनल ग्राउंड के अंदर मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके बाद अगर बात की जाए मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो 1888 के अंदर 27 दिसंबर 1888 को सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि मुख्तलिफ अकाबर फ़िक्र जो हैं या ख़ासकर जिन मुसलमान जो बड़े बड़े उस टाइम पे स्कॉलर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए और वो मुसलमानों को इनकरेज कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, जिनके अंदर नवाब मोहसिन मलिक, नवाब वक़ारुल मलिक, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे ग्रेट माइंड्स शामिल थे। ये तो बात थी कुछ तालीमी इस्लाहात की। अगर हम दूसरे नंबर बात करें तो वो है सर सैयद की या तहरीक अलीगढ़ की सियासी इस्लाहात के हवाले से, कि सियासी इस्लाहात में या सियासत के अंदर या पॉलिटिकली जो है वो क्या रिफॉर्म्स की गई ऐसी कि जिसका इम्पैक्ट जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे पड़ा। तो उसमें अगर बात की जाए तो क्योंकि सर सैयद का जो जितना भी फोकस था वो सारे का सारा मुसलमानों के ऊपर था, तो 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ बनारस से, तो उस टाइम पे जो सर सैयद थे उन्होंने शेक्सपियर से कहा था, वहाँ के जो गवर्नर थे उनसे कहा था कि मुझे ये लगता है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये 2 अलग कौमें हैं। तो उस टाइम पर ये इन्हें 2 नेशन थ्योरी का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है कि सर सैयद वो पहले शख्स थे जिन्होंने 2 नेशंस थ्योरी दी थी कि भाई मुसलमान और हिंदू 2 बिल्कुल अलग अलग कौमें हैं, वो भी इस उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद। तो उसके बाद से जब कांग्रेस 1885 के अंदर बनाई गई, मिस्टर ए ओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई, तो उस टाइम पे सर सैयद ने ये बात कह दी थी कि ये जो कांग्रेस है, कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये हिंदुस्तान की एक जमात है जो कि मुसलमानों के लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है, मगर हकीकत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम करेगी, जो कि बाद में सच साबित हुआ। तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने सियासी या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने जो है ना वो मुस्लिम और ब्रिटिश कंप्रोमाइज़ की बात की। इन्होंने मुसलमानों और अंग्रेज़ों को एक साथ लाने की कोशिश की ताकि अंग्रेज़ों के दिल में जो नफ़रत है मुसलमानों के लिए उसे कम से कम किया जा सके और मुसलमान ग्रोथ कर सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी कोशिशें की, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, ये हिंदुस्तान में दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा इन्होंने द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के ऊपर भी एक पम्फलेट भी जारी किया, जिसके अंदर इन्होंने 1857 की जो जंग आज़ादी थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसे कि अंग्रेज़ों ने रिवॉल्ट का नाम दिया था, उसके कॉजेज़ लिखे, कुछ वजूहात लिखी थी, और जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि असल में मुसलमान अकेले जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने रिसाला असबाब बगावत हिंद के नाम से एक रिसाला भी लिखा, जिसके अंदर दोबारा से उन्होंने 1875 के जो रिवॉल्ट था उसके मुतालिक लिखा कि वो क्या वजूहात थी। उन्होंने डिटेल से इसमें डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की ही अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो है वो ये रिवॉल्ट हुआ या जंग आज़ादी हुई, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तरह की 2-3 पॉइंट्स भी रेस किए, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई कानून साज कौंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी ना देना या हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी ना देना, इसी तरह से ज़बरदस्ती ईसाई करना मुसलमानों या हिंदुओं को, इसी तरह से जो फ़ौज की पॉलिसीज़ थी वो बहुत गलत थी, फ़ौज का जो रवैया था हिंदुस्तानियों के साथ बहुत गलत था, इसी तरह से अंग्रेज़ों की ऐसी इस्लाहात जो कि हिंदुस्तानियों ने पसंद नहीं की। इस तरह के 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो सर सैयद ने रेज़ किए इस रिसाले के अंदर। इसके बाद बात की जाए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क़याम सर सैयद ने अमल में लाया, और इसका मकसद भी यही था, ये जो 1866 में ये ब्रिटिश क़याम अमल लाया गया, इसका मकसद यही था कि मुसलमानों को और अंग्रेज़ों को एक साथ लाया जाए और उनकी नफ़रत कम की जाए। इसके अलावा लाइल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कारनामा है सर सैयद का। ये लिख कर सर सैयद ने ये बताने की कोशिश की असल में अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ जो आज हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे हैं या जो रूल कर रहे हैं या जो कुछ भी वो आज यहाँ से हासिल कर रहे हैं
हैं वो मुसलमानों ही की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई जब पहली बार अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, थॉमस रॉय जब यहाँ पे आया था तो उसने जहांगीर के दरबार में जो है यहाँ से परमिशन ली थी यहाँ पे इजाज़त करने की, ट्रेड करने की। तो जहांगीर एक मुसलमान बादशाह था तो उन्होंने ही इजाज़त दी थी सर थॉमस रॉय को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से काम करने की। तो उन्होंने ये भी एहसास दिलाने की उन्हें कोशिश की। तो ये कुछ उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज थी। इसके बाद बात की जाए अगर उनकी मजहबी खिदमात के हवाले से या तहरीक अलीगढ़ की मजहबी खिदमात कहा जाए इसे, या फिर सर सैयद के मजहबी खिदमात कहा जाए, तो इसमें इन्होंने क्योंकि ईसाई और मुस्लिम बहुत दूर दूर हो चुके थे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो इन्होंने यहाँ पे भी इन्हें एक पेज पे लाने की कोशिश की। और ख़ास करके इन्होंने एक बुक लिखी, जो बुक थी वो एसेस थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर, द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये इस जवाब में लिखी थी कि ईसाई मुसन्निफ था विलियम म्यूर जिसका नाम था, जिसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो है वो एसेस लिखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर, और उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की इन्होंने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने तवील कलाम के नाम से जो है ना बाइबल का एक बहुत ही फ़िलोसफेटिकल जो है वो एक्सप्लेनेशन दी, या फ़िलासफ़ी के अंदाज़ में जो है बाइबल का एक तर्जुमा किया, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए कि इस्लाम और ईसाईयत में काफ़ी ज़्यादा मुमासिलत पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए अगर इनकी समाजी या कल्चरल खिदमात की, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें सर सैयद ने जो है वो तहज़ीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया था 1870 के अंदर, जिसका बुनियादी जो मकसद था या बेसिक एम जो था वो था मुसलमानों की इस्लाह करना। और इसके अंदर इंग्लिश मजमून जो है तर्जुमे के साथ भी डाले जाते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के अखलाक के ऊपर जो है उसमें बात की जाती, ताकि मुसलमानों को जो है वो दोबारा से उनके पाँव पे खड़ा किया जा सके। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने यतीम खानों का क़याम अमल में लाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका समझा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या पॉलिसी थी कि वो जितने भी यतीम थे या जो भी ऑर्फन्स हुआ करते थे उनको ये क्या करते कि उनको ये ईसाई बना दिया करते। तो सर सैयद ने क्या किया कि यतीम खानों को इस्टेब्लिश किया, ताकि जो ईसाई बच्चे मुसलमान बच्चे हैं वो ईसाई ना हो और इनको मुसलमानों के माहौल में ही परवरिश दी जाए। इसके अलावा इन्होंने तरक्की अंजुमन उर्दू भी एक कायम की, और ये बनारस के उर्दू हिंदी तनाज़ा के बाद इन्होंने जो है कायम की। और इसका जो बेसिक मकसद था वो उर्दू को प्रोटेक्ट करना था। और इसके साथ साथ जब 1882 के अंदर 1882 के अंदर हिंटर कमीशन के सामने हिंदुओं ने जब ये रखा कि भाई वो उर्दू के बजाय हिंदी को सरकारी ज़ुबान करें, तो उस टाइम पे भी सर सैयद ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और इसको बैकवर्ड कर दिया। उसको कोशिश की कि भाई उर्दू ही वहाँ की ज़ुबान रहे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी तहाम अहले किताब। ये जो बुक थी इसका जो बेसिक पर्पस था वो भी यही था कि जो मुसलमान हैं वो ईसाइयों के साथ खा पी सकते हैं, और इसका मकसद यही था कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में मसलत पैदा की जाए और मुसलमानों और ईसाइयों को एक पेज पे लाया जाए, ताकि मुसलमान दोबारा से ग्रो कर सकें। तो ये तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सर सैयद की सर्विसेज के हवाले से थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, जो कि आगे पाकिस्तान के बनने का बाइस बने। इसके अलावा हम अब आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मज़ीद क्या ऐसे पहलू थे जो कि पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ लेकर गए।